स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स को शुरू किया और हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशंस को शुरू किया, जिसमें हमने आगे 3 लेक्चर्स को खत्म कर दिए। आज हमें हमारे नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिनके ऊपर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंड रहती है। आखिरी वाली चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी प्रेशर, वो बात था प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है हेनरीज लॉ। अगर हम लोग हेनरीज लॉ की बात करें तो उनका ये कहना था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, जरा याद कीजिए, आगे ही हमने ये पढ़ा था कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो भी बढ़ेगा। बच्चों क्या होगा, गैस का जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप एग्जांपल लोगे, जैसे कि हमारे पास कोई भी कंटेनर इस तरह से है, ठीक है, और वो कंटेनर के अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड के ऊपर के लेयर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और हमने यहाँ पर कोई एक मान लो कि भाई इस तरह से एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पिस्टन लगाया हुआ है। तो जब हम ऊपर से प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो क्या होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये होता है कि गैस जो वहां पर अवेलेबल है उसका जो प्रेशर है वो भी हाई रहेगा। लेकिन हम लोग एक मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़े हैं कि जब भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन आती है, ठीक है बच्चों, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को इक्वल टू साइन लगानी पड़ती है, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है। लेकिन याद रखना, सॉल्युबिलिटी को हम लोग यहां पर क्या लेंगे तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर करेंगे। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, यहां पर x जो है वो मोल फ्रैक्शन का काम कर रहा है। और इसमें हमें एक और बात ये भी याद रखनी है कि हमें ऐसे टर्म को लेना है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। और यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा कि नहीं, सही है कि नहीं बच्चों। यस, तो यहां पर ये हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है बच्चों, अब याद रखना, हम लोग ने मैथ्स में एक चीज पढ़ी है, तो फिर होगा ये कि मोल फ्रैक्शन जो है बच्चों वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी कि टेम्परेचर के बदलने पर मोल फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद कीजिए, आप लोग ने मैथ्स में एक चीज पढ़ी है कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाना है तो फिर आपको एक वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो हेनरी ने यहां पर क्या किया था कि प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालकर इक्वल टू तो लगाया, बट वहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट है वो उन्होंने रिप्लेस किया केएच जो होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग ही कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे। चलो हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। चलिए, तो फिर उन्होंने यहां पर क्या किया था, तो एक यहां पर डेफिनेशन उसका दे दिया था कि द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, ये उन्होंने एक डेफिनेशन बता दी थी। यहां पर x का काम क्या है, वो एक मोल फ्रैक्शन, लेकिन याद रखना यहां पर x यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे, ठीक है, यहां पर ऊपर जो ये है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे हमें उन्हीं के मोल फ्रैक्शन देखने हैं बच्चों। गैस के जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है हमें उन्हीं के मोल फ्रैक्शन देखने हैं। ठीक है, क्या होगा, तो x यहां पर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड, p यहां पर क्या बनेगा, यहां पर p की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट का काम करेगा। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने आगे ही पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा ना, घटेगा कि नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर जो ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल है उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी, वो बाहर निकल जाएंगे। वो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था। तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसी चीज को हम यहां पर देखेंगे। हमने क्या किया, p को यहां पर कांस्टेंट ले लिया है। अगर p यहां पर कांस्टेंट टर्म है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा x, अब ये kh जो है वो यहां पर x नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, या फिर x को वहीं रखो, kh का आएगा नीचे आएगा, p कांस्टेंट है ना तो x नीचे आएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh। यानी कि अगर kh की वैल्यू इंक्रीज होगी, जरा ध्यान से देखना, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh हुआ। और एक और बात थी कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, बराबर के नहीं, घटेगा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kh आ जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kh। अब अगर आपने kh की वैल्यू को बढ़ाया
तो क्या होगा, यहां पर मोल फ्रैक्शन घटेगा। अगर मोल फ्रैक्शन घटेगा, ठीक है कि नहीं, तो सॉल्युडिटी क्या होगा, घटेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो KH की वैल्यू जब बढ़ती है तो सॉल्युडिटी डिक्रीज होगा, और अगर KH की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सॉल्युडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉल्युडिटी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH आएगा कि नहीं, इस पे से करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युडिटी घटता है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगा। ये यहां पर हमें इन्फ्रेंस मिलता है बच्चों, क्या मिलेगा, इन्फ्रेंस मिलेगा। तो यहां पर ये हमारा क्या है, तो हेनरीज लॉ जो है वो खत्म होता है। ठीक है, हेनरीज लॉ यहां पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है वेपर प्रेशर। बट ये वेपर प्रेशर होता क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं हम। चलिए, द पार्शियल प्रेशर exerted by any vapor or gas on the surface of liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition। देखिए, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक लिक्विड है लेकिन वो वॉलेटाइल हो जाए वैसा लिक्विड है, ऊपर से हमने उसको पैक कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो गैस के मॉलिक्यूल उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करवाएंगे ना बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड। और ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है इधर, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यानी कि वेपर का खुद का प्रेशर, गैस का खुद का प्रेशर। अब ये जो लिक्विड है बच्चों, वो वेपराइज हो सकता है इजीली, वॉलेटाइल होना चाहिए वो, ठीक है कि नहीं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपराइज हो जाए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड जो भी होता है जो आसानी से वॉलेटाइल है, यानी कि जो वेपराइज होता है उसी को हम वॉलेटाइल बोलते हैं। लाइक इथेनॉल, अभी आप लोग सैनिटाइजर यूज करते हो ना, सैनिटाइजर को लेने पर क्या होता है, वो गायब, क्योंकि वो वॉलेटाइल रहता है, उसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है जो हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस है। पेट्रोल है, केरोसिन है, एसीटोन है। आपकी मम्मी, आपकी बहन नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते होंगे ना, तो फटाक से यूज करते होंगे ताकि वो उड़ ना जाए। वो होता क्या, एसीटोन होता है, जो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमें उसी का वेपर प्रेशर मिलेगा। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल ने यहाँ ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन ये वेपर प्रेशर किन पे डिपेंड होता है बच्चों, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। 4 फैक्टर्स कौन से? पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया बच्चों, यहां से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ऑब्वियस है वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी घटेगा बट वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, समझिए जरा ध्यान से। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, यानी कि यहां पर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा उनका, तो वहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर वेपर प्रेशर, वो जो वेपर है सब प्रेशर इंक्रीज होगा। ये याद रखना, ये गुरु मंत्र है, शॉर्टकट्स है, याद करने के ट्रिक्स है। वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। अब समझिए बच्चों कि नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड में 2 प्रकार के लिक्विड हो सकते हैं। एक लिक्विड ऐसा होगा जिनके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि FOA, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर वीक हुआ ना बच्चों, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल आसानी से क्या करेंगे, आसानी से वेपर प्रेशर क्रिएट करवाएंगे, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर वो आसानी से और दूर होंगे, आसानी से वेपराइज होंगे, और आसानी से वेपराइज होने पर उनके मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो क्या होंगे, वो इजीली क्या कर पाएंगे, वो इजीली वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई एक लिक्विड है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब आप उसको टेम्परेचर देना शुरू करोगे, हीट देना शुरू करोगे, तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वेपराइज होंगे, और उनके मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में मान लो कि भाई ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसा लिक्विड है उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। अब आप ऐसी कंडीशन में जब आप हीट देते हो बच्चों, तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। अगर वो आसानी से टूटेगा नहीं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपराइज नहीं होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो भी लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना कि जिनके भी बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं वो आसानी से बॉइल हो जाएंगे, यानी कि वो वेपर बन जाएंगे, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर बढ़ेंगे तो उनका प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है उनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा बच्चों। ये एकदम ही इजी फंडा है। ये चारों चार जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है।
चौथी बात है प्योरिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की प्योरिटी की बात की है वहां पर। अब समझिए कि लिक्विड जितना ज्यादा प्योर होगा ना बच्चों, लिक्विड जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ही हाई उसका वेपर प्रेशर होगा। कैसे, तो जरा ध्यान से देखना। अब मान लो कि भाई आपके पास कोई भी एक लिक्विड एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास कंटेनर है उसको हमने क्लोज कंटेनर लिया हुआ है और वो प्योर है। अगर प्योर है तो ये ऊपर का जो पूरा सरफेस है वो पूरा उसके लिए वोलेटाइल यानी कि उसको वेपर कन्वर्ट होने में हेल्पफुल रहेगा, यानी कि ये सारे जितने भी ऊपर के लेयर के मॉलिक्यूल है वो आसानी से वेपराइज हो सकते हैं कि नहीं, अगर वो प्योर हुआ तो आप यहाँ पर आप हीट करोगे उसको तो क्या होगा, अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, ठीक है ना, आसानी से। लेकिन अगर मान लो कि भाई आपने दूसरा कोई कंटेनर लिया है बच्चों, आपने क्या किया, दूसरा कोई कंटेनर लिया है और अब मान लो कि भाई यहाँ पर सिर्फ ए सब्सटेंस था, अब आपने यहाँ पर क्या किया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल आपके पास बी के भी अंदर आ गए हैं, आपने कुछ मिक्सअप किया हुआ है बच्चों अंदर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऊपर के कुछ लेयर में, ऊपर के पार्ट में थोड़े से मॉलिक्यूल बी के भी आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, ऊपर के मॉलिक्यूल बी के भी आएंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या होगा कि ऊपर का जो पूरा सरफेस है पूरा ए वाला नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं, पूरा ए वाला नहीं हो पाएगा। आपने कोई इंप्योरिटी डाल दिया अंदर तो ए वाले मॉलिक्यूल जो वोलेटाइल सब्सटेंस था, ठीक है, उसको कम सरफेस मिलता है वेपराइज होने के लिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे तो क्या होगा, ऊपर वेपर प्रेशर भी उतना नहीं हो पाएगा। यानी कि जो सब्सटेंस जितना ज्यादा प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है बच्चों, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा ही प्योर होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर हाई होगा बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोग ने हेनरीज लॉ पढ़ा था, तो हेनरीज लॉ में हमने ये पढ़ा था कि भाई उन्होंने ये बोला था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी। अगर सॉलिबिलिटी आपको बढ़ाना है तो आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सॉलिबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन, हम लोग मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो एक टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है बच्चों। क्या होगा, तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, इक्वल टू लगाकर, तो KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट आ गया। फिर हमने ये डेफिनेशन पढ़ा। अब हमने कंडीशन ली जिसमें x क्या है, मोल फ्रैक्शन है गैस का, जो गैस अंदर डिसॉल्व है उसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा, P हमने इस इक्वेशन में हमने P को क्या कर लिया, कांस्टेंट ले लिया है, हमने P को क्या कर लिया, कांस्टेंट लिया। अब जरा ध्यान से देखना ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर P कांस्टेंट है, x नीचे जाएगा ना, तो क्या आएगा, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, आ गया कि नहीं बच्चों, जो मैंने यहां पर लिखा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, यानी कि अगर KH की वैल्यू, सुनो बच्चों, अगर KH की वैल्यू हाई है तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगा, हाई हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं, KH की वैल्यू हाई है तो सॉलिबिलिटी भी हाई हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, सॉरी लो होगा, जरा ध्यान दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सॉरी बच्चों। अगर KH की वैल्यू हाई है तो सॉलिबिलिटी लो होगा, माय मिस्टेक, क्या होगा, लो होगा, क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो KH की वैल्यू हाई करने पर सॉलिबिलिटी लो हो जाएगा। बट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये KH जो है वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मिल जाएगा हमें, ठीक है कि नहीं, T मिल जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो टर्म है वो सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी घटेगा, तो वही चीज तो KH भी कर रहा है, तो KH एंड T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने T की वैल्यू को बढ़ाया तो KH की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि आपके पास कोई भी एक गैस है, तो कोई भी गैस में आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपने उसकी x की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है, आपने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड किया। अब वही गैस है बट आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप अपने टेक्स्ट बुक में NCERT में आप देखना, एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू भी अलग है, और जैसे जैसे वही गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू भी बढ़ती है। वो चीज वही आप NCERT की टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, वो टेबल में प्रूव हो जाएगा वहां पर, ठीक है बच्चों। यस, फिर वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर्स जो क्रिएट होता है, याद रखना जो भी लिक्विड ऐसे होते हैं जो आराम से वोलेटाइल हो सकते हैं, उनके वेपर के जो प्रेशर रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा बट सॉलिबिलिटी घटेगा, ये याद रखना है ना, वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटेगा, ठीक है ना। नाउ नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा,
जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वो आसानी से क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, और वही क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी हाई हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि जो भी लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पर भी बढ़ेंगे आसानी से, तो उनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। चौथा और आखिरी पॉइंट था कि जो भी हमारे पास प्योर लिक्विड होते हैं उनको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है वॉलेटाइल होने के लिए, तो उनका वेपर प्रेशर भी हाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, लेकिन जो प्योर नहीं होते हैं उनका वेपर प्रेशर उतना हाई नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो खत्म होता है बच्चों। ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक था, इजी था, इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे जो पढ़ाना बाकी है वो है इस ग्राफ के बारे में। जरा ध्यान से देखिएगा ग्राफ क्या बता रहा है। चलिए, अगर आप ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप y इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करोगे बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये x जो है वो x एक्सिस का काम करेगा, और यहाँ पर x के साथ यहाँ पर इस इक्वेशन में कंपेयर करो तो यहाँ पर x क्या काम करेगा, मोल फ्रैक्शन करेगा। y एक्सिस जो है वो क्या बनेगा, इधर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बनेगा। तो y पे हमने प्रेशर ले लिया, x पे हमने क्या ले लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है। लेकिन ये जो ग्राफ है वो 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास होने वाला है। इसमें ये m क्या है, स्लोप है, तो यहाँ पर m क्या आ रहा है, इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, kh आ रहा है, तो इसका ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, kh आएगा, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही लॉजिकल और इजी टॉपिक था। इस चैप्टर के ये जो अभी टॉपिक आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक के ऊपर से कुछ सेट में क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी नोट्स बनाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, और फिर मुझे होमवर्क फॉरवर्ड कीजिएगा। और बच्चों खूब मेहनत करिएगा, हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी आप लोग घर पे ही रहोगे कुछ टाइम तक, जब तक अपनी गवर्नमेंट लॉकडाउन ओपन करने की परमिशन नहीं देती है तब तक हम लोग घर पे ही रहेंगे। मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। जहाँ पर भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेशन में आपकी क्वेरी क्वेश्चन लिख दीजिए, या फिर जिनके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरीज को भी मैं सॉर्ट आउट करके दूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।